to Spandan Academy. Today we read history 8th class, chapter 2nd. Administrative exchequer policies and impact of British rule. ब्रिटिश प्रशासन नीतियां और उसके प्रभाव. ईस्ट इंडिया कंपनी showed the exit door to its rival French company by defecting them in Carnatic Bar. कर्नाटक युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रतिद्वंदित फ्रांसीसी कंपनी को भारत के बाहर का रास्ता दिखा दिया. प्लासी और बक्सर के युद्ध द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और मुगल सम्राट पर अपना दबदबा स्थापित किया. इलाहाबाद की संधि द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार मिल गए. अब वे व्यापार से प्रशासक बन गए. कंपनी की महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई और दक्षिण भारत में मैसूर के साथ युद्ध करके दक्षिण भारत को अपने अधिकार में ले लिया. इस प्रकार लाभ कमाने वाली व्यापारिक कंपनी ने भारत की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर सत्ता प्राप्त कर ली. किंतु सत्ता प्राप्त इस कंपनी के कर्मचारियों का मूल चरित्र वही एक व्यापारी तथा दलाल का बना रहा, जो प्रशासन के लिए अक्षम ही नहीं बल्कि प्रशासनिक योग्यताओं से दूर थे. कंपनी द्वारा नियुक्त अब तक के कर्मचारी अशिक्षित, अदूरदर्शिता, बेईमानी और धन के लालची थे. उनका उद्देश्य धन प्राप्त करना था. इसके लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते थे तथा व्यापारी, दलाल तथा क्लर्क के रूप में भर्ती होकर आए इन कर्मचारियों के व्यवहार में दक्षता, चरित्र में प्रशासन का व्यवहार तथा स्थायित्व के लिए दूरदर्शिता एवं नीति कुशल बनना आवश्यक हो गया. ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने इन्हीं कर्मचारियों से प्रशासक का कार्य लेना था. इसके लिए समय समय पर नियम पारित करते रहे. ड्यूअल रूल इन बंगाल. बंगाल में दोहरा प्रशासन प्रबंध. बक्सर युद्ध के बाद कंपनी में मुगल सम्राट शाह आलम के बाद इलाहाबाद की संधि कर ली, जिसके अनुसार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी के अधिकार कंपनी को मिल गए. दीवानी के अधिकार मिल जाने से कंपनी का बंगाल के समस्त राज्य पर अधिकार हो गया. बंगाल के जो नवाब बंगाल के निजामत के अधिकार भी कंपनी को सौंप दिए, किंतु कंपनी इतना बड़ा उत्तरदायी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं हुई. ये केवल सेना तक अधिकार रखना चाहती थी. इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइन था. वह जानता था कि कंपनी के पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वह एक साथ दीवानी तथा निजामत के कार्य देख सके. इस प्रकार बंगाल की शक्ति कंपनी तथा नवाब के बीच विभक्त हो गई. इस कारण बंगाल का दोहरा प्रशासन प्रबंध कहा जाता है. डिमेट्री ऑफ ड्यूअल गवर्नेंस. दोहरे प्रशासन के दुष्परिणाम तो बंगाल के समस्त शक्ति कंपनी के हाथों में थी, किंतु वह अपने दायित्वों से मुक्त नहीं. नवाब के पास शासन का संपूर्ण दायित्व था, किंतु उसके पास ना तो शक्ति थी और ना ही धन था. तो कंपनी के पास सेना और कोष दोनों थे, किंतु शासन और सुरक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी नहीं थी. परिणाम स्वरूप बंगाल के दोहरे प्रशासन संबंध में बंगाल की जनता को अपार कष्ट उठाना पड़ा. और जो शासन थे बंगाल की भूमि, कृषि, उद्योग, व्यापार में सभी कुछ नष्ट हो गया और साधारण जनता दरिद्रता और कंपनी के अत्याचारों से पीड़ित हो गई. ऐसी स्थिति में हाहाकार मच गया और इन्होंने क्या करा, 1772 ईस्वी कंपनी द्वारा बार्निंग हेंगिज़र को बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया. रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्वतंत्र व्यापारिक संस्था थी. कंपनी के कार्यों का महत्व प्रबंध एक संचालन समिति करती थी. यही समिति कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्त और पदच्युत करती थी.
कंपनी ही व्यापारिक नीति निर्धारित करती थी, सेना की व्यवस्था करती थी और विदेश नीति को निर्धारित करती थी। इसमें जो इंग्लैंड की जो सरकार कंपनी कार्यों से अभिनिग्न बनी रही थी, वह बंगाल की लूट, वहाँ की कानून व्यवस्था और कर्मचारियों पे अत्याचारों से पीड़ित बंगाल की जनता की जानकारी उसको थी। बंगाल के दोहरे प्रशासन प्रबंध के किसी प्रकार बंगाल की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, इसकी भी उनको जानकारी थी। अपार धन संपदा जमा करने के बाद भी कंपनी की वित्तीय स्थिति संकट में रही। इससे ब्रिटिश प्रशासन को लगा कि भारत की कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने पारित किया, जिसमें कुछ और भी कारण थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को यह केवल व्यापारिक संस्था ही नहीं अपितु एक राजनीति संस्था भी बन चुकी थी। इसके बाद है प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट के प्रबंध। रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक प्रबंध किए गए। इस एक्ट के द्वारा एक नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा हुआ। अभी तक बंगाल, मद्रास और बम्बई में डीसी प्रेसिडेंस स्वतंत्र थी, पर इसका अधिनियम द्वारा उनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी और बंगाल का गवर्नर मुंबई तथा मद्रास का भी गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य की एक पार्षद बनाई गई। गवर्नर जनरल को सैनिक तथा असैनिक शासन का स्वामी बनाया गया। इसे युद्ध एवं संधि करने के अधिकार दे दिए गए। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद और संचालन मंडल का नियंत्रण रखा गया। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। डेमिट्री ऑफ द एक्ट की कमियां। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के मामले में यह प्रथम हस्तक्षेप था। इसके द्वारा कंपनी के कार्य प्रणाली में सुधार की संभावना थी, परंतु जल्दी ही इनके कई दोष सामने आने लगे। गवर्नर जनरल तथा उसकी पार्षद में सदैव झगड़े होते थे। कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था। गवर्नर जनरल की स्वतंत्रता बाधिक हो गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी, मगर इसका अधिकार क्षेत्र निश्चित नहीं किया। इस एक्ट में ये कमियां थी। गवर्नर जनरल के अन्य प्रेसिडेंसियों को पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, विलियम पिट्स का इंडियन एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन को कुशल तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने एवं भारत स्थित कंपनी के कार्य क्षेत्र की कार्य प्रणाली को नियंत्रण करने के उद्देश्य से सन 1784 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने पिट इंडिया एक्ट पारित किया। पिट इंडिया एक्ट की विशेषताएं क्या थी? इस एक्ट के मामले में भारत प्रशासक एवं ब्रिटिश सरकार को अधिकारी नियंत्रण का अधिकार दे दिया। नवीन कानून को अनुसार 6 सदस्य नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। इस कार्य निर्देश मंडल में भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना था तथा उसकी कार्य प्रणाली को नियंत्रण रखा गया। भारत के शासन, सेना, लगान संबंधी मामलों पर इस 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण कायम किया गया और बोर्ड की भारतीय प्रशासन से संबंध, निरीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण संबंधित विस्तृत अधिकार दिए गए। नेक्स्ट है सिविल सर्विस। इसमें क्या है कि न्याय एवं कानून व्यवस्थाएं। सिविल सर्विस का गठन कैसे हुआ है कि भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सर्विस की स्थापना का जनक कहा जाता है। उसका शासनकाल कंपनी की सीमा विस्तार से अधिक प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके शासन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक
सुधार किए। उनके प्रयासों में परिणाम स्वरूप न्याय, पुलिस और प्रशासन, कर तथा व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तथा कंपनी के कर्मचारियों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार में कमी आई। ब्रिटिश इकोनॉमिक्स पॉलिसी, न्याय एवं कानून व्यवस्था। किसी भी देश के शासन संचालन के लिए नियम कानूनों का होना बहुत आवश्यक होता है, जिसका अनुपालन सरकार एवं जनता द्वारा किया जाना जरूरी है। ब्रिटिश शासन काल में सरकार द्वारा न्यायालयों की स्थापना की गई। न्यायालयों द्वारा कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी। प्रारंभ में अंग्रेज ने भारत से प्रचलित कानूनों के साथ छेड़छाड़ नहीं की और विवाह, उत्तराधिकारी संबंधी कानून, रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों के आधारित पुरातत्व कानूनों को यथावत चलाने के लिए दिए, किंतु अंग्रेज और भारतीयों के विवाद होने का उनका निराकरण अंग्रेज कानून से होता रहा। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, इसमें कंपनी के शासन पर नियंत्रण किया। तो समय समय पर कानून बनाकर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की विधि एवं शासन प्रारंभ किया। विधि के शासन का अर्थ था कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्तियों को समान मिले, किंतु अंग्रेज तथा भारतीयों पर एक जैसा कानून लागू नहीं हो सका। भू राजस्व व्यवस्था हुई। तो सन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने कंपनी की आय बढ़ाने तथा उसमें स्थिति लाने के लिए बंगाल, उड़ीसा व बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया और भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया। तो चेन्नई और मुंबई क्षेत्र में रियायतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें भूमि जोतने वालों को भूस्वामी माना गया। इससे कंपनी सीधे कर लेती थी और लगान ना देने पर किसानों को भूमि से अधिकार समाप्त कर दिया जाता था। इस व्यवस्था में कृषि का उत्पादन बहुत ही घट गया और किसानों पर अत्याचार बढ़ गया, किंतु सरकार राजस्व से भारी वृद्धि हुई और अवध क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई और यह जमींदार व्यवस्था की सुधार रूप था। इस व्यवस्था में प्रत्येक गांव के लिए कर निश्चित किया गया। नेक्स्ट है रेल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो रेलवे एवं संचार व्यवस्था, यातायात व्यवस्था में सुगम बनाने के लिए रेल एवं सड़क मार्गों का विकास किया गया। साथ ही डाक तार संचार सुविधा का भी विकास किया गया। और विलियम बेंटिंक और डलहौजी ने अनेक सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया। भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र सरकारों एवं बंदरगाहों से जोड़े गए। नदियों के माध्यम से यातायात एवं व्यापार को बढ़ाने के लिए नावें चलाई गईं। उसने पहली बार, डलहौजी ने जो पहली बार डाक टिकट जारी किया, उसी के प्रयासों से पहली बार टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा तक डाली गई। इस व्यवस्था का लाभ अंग्रेजी सरकार को अत्यधिक मिला। इसके लिए क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार उद्योग में जो कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए सैनिक सामग्री तथा सैनिक को कम समय से एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए आसानी हो गई। इंडियन सोसाइटी इन 18th एंड 19th सेंचुरी। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज। तो इस समय जो समाज में अशिक्षा व्याप्त थी, अज्ञानता के कारण अनेक प्रकार की रूढ़िवादी और बुराइयों से घिरा हुआ था। अपने आर्थिक उद्देश्यों की जो पूर्ति करने के लिए अंग्रेजों से हुकूमत प्रारंभ तौर पर इस ओर ध्यान नहीं दिया, किंतु कुछ जो सुधारवादी प्रशासक थे, जिन्हें भारतीय समाज में प्रचलित अमान्य एवं कुरीतियों और कुप्रथाओं को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। इसके लिए जो कन्या का जन्म लेते ही मार डालना, कन्यावध कुप्रथा क्षेत्रों में प्रचलित हुई, उन पर रोक लगाई, कानूनों का निर्माण किया गया। स्त्रियों की जो दयनीय स्थिति थी, जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती, स्त्री जो अशिक्षित थी आदि कारणों से जो स्त्रियों की जो स्थिति थी, उन पर कानून व्यवस्थाएं बनाई गई, उनको दूर किया गया।
उन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में शिक्षा की व्यवस्था। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का आरंभ होने से पहले पाठशालाएं, मकतब और जो उच्च शिक्षा के लिए टोल, गुरु आश्रम है ना, मदरसा होते थे, जो प्रारंभ स्तर में विद्यार्थियों की स्थानीय भाषाओं में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों, पत्र लेखन और गणित पढ़ाए जाते थे। और उच्च शिक्षा में मुख्यतः क्या, व्याकरण, भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, विधि शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का विशेष अध्ययन कराया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था संचालित की और जिसमें अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र पर स्तर शुरुआत की। इसमें संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र कंपनी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त भारतीयों को शेष भारतीयों के बीच दूरी बढ़ गई। अंग्रेजी में संपर्क आने वाले भारतीय आधुनिक शिक्षा कहलाने लगे और ज्ञान विज्ञान स्वतंत्रता, समानता, जनयंत्र, राष्ट्रीयता और जो विचारों में संपर्क में आए, जिसमें छापाखाना और संचार माध्यम से आए। परिवर्तन में चलते उन्हें विश्व में हो रहे प्रमुख घटनाक्रम, आविष्कारों एवं जनसेवा विकास की योजनाओं से परिचित अवसर मिले। इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें प्रयास किए गए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।